तो दोस्तों, मुंबई में इस वक्त हम लोग हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ की आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो खासकर अडानी के मसले पे, अडानी का मामला आज सुर्खियों में है। और फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन की रिपोर्ट के बाद से जो परिस्थिति दिखती है वो अभी थोड़ी देर पहले उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी इसमें भी चर्चा करेंगे। ये पीछे जो आप होटल देख रहे हैं, इसी होटल में इस वक्त एक इनफॉर्मल मीटिंग चल रही है। और इनफॉर्मल मीटिंग के साथ साथ वहां और क्या कुछ बाहर निकल के आता है ये भी बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज धमाल किया है उसकी बात पहले करते हैं और उसके बाद हम सीधे चलेंगे कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। 28 दलों के नेता और इस होटल से क्या कुछ निकल के आएगा। कल शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें हम और भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी ने आज सीधा सीधा हमला बोला है। लेकिन हमला अडानी के मामले पे, मोदी सरकार के ऊपर और खासकर अडानी और मोदी के रिश्ते के ऊपर जो हमला है वो क्या कुछ कहता है। राहुल गांधी अडानी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले सुन लेते हैं। सुनिए जरा। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अडानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अडानी जी का। थैंक यू। तो फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा कह रहे हैं राहुल गांधी। अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी जो हैं यहां पर अडानी के मामले पर बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां की आज फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन में जो रिपोर्ट छपी है उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अडानी ने, जी हां, गौतम अडानी ने अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज और तमाम दूसरी कंपनियों के लिए शेल कंपनी के जरिए विदेश से पैसे हिंदुस्तान लाकर शेयर मार्केट को और बढ़ाया, शेयर मार्केट में अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाई। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया में, हिंदुस्तान में तो नंबर 1 बने ही और दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गए उद्योगपतियों में, एशिया में भी आ गए। तो ये सब कुछ जो हुआ वो आप सबने देखा। लेकिन 2014 से लेकर के 2023 तक क्या कुछ हुआ है इस पर भी चर्चा हम करेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है कहीं ना कहीं गौतम अडानी को लेकर के जो बात अभी तक राहुल गांधी करते रहे हैं उस बात पे भी आएंगे। लेकिन साथ साथ राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई थी और वो बात ये थी कि राहुल गांधी कह रहे हैं, एक खबर आज आई और संसदीय कार्य मंत्री के जरिए आज एक ट्वीट आता है। ट्वीट में बताया जाता है कि सरकार ने फैसला किया है कि 18 से 22 सितंबर को एक संसद का विशेष सत्र लेकर आया जाएगा। उस विशेष सत्र में 5 दिन होंगे, 18 से 22 तक, और उन 5 दिनों में कुछ विशेष बिल जो है वो पारित करवाए जाएंगे। ये विशेष बिल क्या होंगे, स्पेशल बिल्स क्या होंगे, इस पर चर्चा अभी हो रही है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है संसद के विशेष सत्र को लेकर के, जरा वो भी सुन लीजिए। Maybe I think it's an indicator of a little panic. Same type of panic that happened when I spoke in Parliament House. Panic that suddenly made them revoke my Parliament membership. So I think it is panic because these matters are very close to the Prime Minister. And whenever you touch the Adani matter, the Prime Minister gets very uncomfortable and very nervous. तो सुन रहे थे आप, ये पैनिक मैटर और पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पैनिक वर्ड कहां से आया? पैनिक वर्ड का इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं राहुल गांधी, इस पर भी हम आएंगे। और खासकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पैनिक मोड में चले गए हैं, ये कहा जा रहा है। तो उसको भी
समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी यहाँ जो बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं अदानी के मामले को लेकर के, लेकिन बढ़ते हैं। और अब चूंकि हम मुंबई में हैं, मुंबई में ही इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और इंडिया गठबंधन में अब 28 दल हैं। इन 28 दलों के नेता इसी होटल में अब आ चुके हैं। अलग अलग बातें हो रही हैं, अलग अलग एक इनफॉर्मल मीटिंग और उससे पहले एक फोटो अपॉर्चुनिटी की बात भी हो रही है। तो आइए जरा अब हमारे साथ दो साथी जुड़ रहे हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ शकील अख्तर जी भी जुड़े हुए हैं। साथ में स्टूडियो में हमारे साथ 3 साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं। स्वागत है शकील अख्तर जी आपका और प्रशांत टंडन जी आपका, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। खास कार्यक्रम सीधे मुंबई से, और यहां समझने की कोशिश की इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। इंडिया गठबंधन की बात यहां हम करने के लिए आए हैं और यही समझने के लिए आए हैं कि अब यहां से आगे क्या कुछ होने जा रहा है। आपने 2 बैठकें देखी होंगी। पटना की बैठक जहां 15-16 गठबंधन के साथी थे, दल थे। ये 15-16 दल जो है वो बढ़कर के जब बेंगलुरु पहुंचते हैं तो वहां 26 दल हो जाते हैं। 26 दल के बाद, ये 2 बैठकों के बाद में जब आज यहां बैठक हो रही है तो 26 नहीं बल्कि 28 दल यहां पे मौजूद हैं। ये 28 दल क्या कुछ करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो अभी बातें कही हैं, जिसको अभी आप सुन रहे थे, उस पर भी आएंगे। अदानी के मसले पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं कि ये 28 दल आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। जरा एक शॉर्ट कमेंट शकील अख्तर जी से भी और प्रशांत टंडन जी से भी, और फिर चलेंगे स्टूडियो में हमारे तीनों साथी के पास। शकील जी, ये जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है। 28 दल। देखिए राजीव जी, आज जब हम एयरपोर्ट से निकले और यहाँ होटल जो ग्रैंड हयात होटल है यहाँ तक आए, तो रास्ते में आपने देखा होगा कि सड़कों के दोनों तरफ बड़े बड़े पोस्टर, फोटो लगे हुए हैं और उसमें सारे विपक्षी दलों के फोटो लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो राज्य स्तर के नेता हैं बिहार के, उनको भी यहाँ पे शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी ने सम्मानित किया, उनके फोटो भी लगाए। इसी तरह दूसरी पार्टियों के जो भी क्षेत्रीय पार्टी थी उनके सारे फोटो लगाए और बहुत बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, ड्रम, ढोल, बाजे, सब यहाँ का माहौल जो है ये बता रहा है कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। देखिए, आपने अभी पटना का जिक्र किया, आपने अभी बेंगलुरु का जिक्र किया, तो हमें एक बात याद रखना चाहिए कि ये दोनों राज्य वो राज्य थे जहाँ पे सरकारें इनकी खुद की थी। पटना में सरकार थी नीतीश कुमार और तेजस्वी की, और बेंगलुरु में तो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन यहाँ पे सरकार किसकी है? बीजेपी की। यहाँ पे सरकार किसकी है? शिवसेना के विद्रोही गुट की और शरद पवार के भी विद्रोही गुट की। तो यहाँ पे इतना सम्मान होना, इतनी सजावट होना और इतना उत्साह और समारोह होना कुछ बताता है। ये बताता है कि यहाँ के जो तीनों पार्टियां हैं जो इसके आयोजक हैं, जिसमें मूल रूप से उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस, तो इन तीनों के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही, जनता में भी उत्साह है। यहाँ पे होटल के बाहर आसपास कितने लोग हमको मिले जो नेताओं को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो ये गठबंधन जो है बहुत कुछ करने जा रहा है, और इसका एक जो सबसे बड़ा उदाहरण है वह अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाना। जी, उस पे भी आएंगे शकील अख्तर जी, उस पे भी आएंगे। एक कमेंट लेता हूं जल्दी से। प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ देखते हैं आप? 26 दल बेंगलुरु में थे, 16 दल, 15-16 दल पटना में थे, और यहाँ 28 दल। और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये कारवा आगे बढ़ेगा और भी दल जुड़ते जाएंगे। और लेकिन इस बीच बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। लेकिन अंदर खाने से क्या कुछ बाहर निकल के आ रहा है? देखिए, मुंबई में जो हमको मिलने जा रहा है गठबंधन से, बेंगलुरु में नाम आया गठबंधन का। पटना में आपने कहा कि 15-16 दल थे, एक केमिस्ट्री दिखाई दी। बेंगलुरु में एक फॉर्म दिखाई दिया, और यहाँ से मुंबई से कोई बहुत कॉन्क्रीट प्रोग्राम सामने आने जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब आगे काम कैसे करेगा। तो 3-4 काम तुरंत यहाँ पे होने वाले हैं कल तक। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी मुख्य तौर पर सीट शेयरिंग अरेंजमेंट,
बड़ा चुनौतीपूर्ण है। बंगाल में क्या होगा, केरल में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में कहाँ क्या होगा, जहाँ पे गठबंधन के दल ही आपस में लड़ते रहे हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बहुत मुश्किल सवाल है। इन सवालों पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो मामलों को सुलझाएगी कि सीट शेयरिंग कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कहाँ विड्रॉ करेगा। एक बात। दूसरी बात कि 26 दल अब 28 हो गए, जिसमें 11 तो मुख्यमंत्री हैं, जिसमें 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तमाम क्षेत्रीय दल हैं। इन सब का अपना अपना एक सोशल मीडिया है, इन सब के अपने अपने मीडिया विंग्स हैं, इन सब के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इनमें कोई तारतम्यता हो, कोई कोऑर्डिनेशन हो, कोई सिनर्जी हो, तो वो सिनर्जी के लिए भी यहाँ से कोई रोड मैप निकलेगा कि वो सिनर्जी कैसी हो, क्या कोई ज्वाइंट एक्शन हो। और तीसरी बात जो यहाँ से निकलने जा रही है वो है कि कैंपेन कैसे चलेंगे आगे। कैंपेन मैनेजमेंट का एक कोई रोड मैप, एक कोई टीम यहाँ पे बन जाएगी। अब जो सवाल मीडिया में आमतौर पर आते कि कन्वीनर कौन होगा, पीएम कैंडिडेट कौन होगा, ये उतना अहम है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अहम नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आना चाहता हूँ सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास में। स्वामी जी, आपसे जरा समझूं, क्या कुछ आप, हम तो यहाँ मुंबई में हैं, क्या कुछ आप वहाँ स्टूडियो बैठ करके मुंबई को लेकर के, हालांकि अदानी के मामले पे भी आपसे बात करेंगे, मगर अभी बात मुंबई की इस मीटिंग से क्या कुछ आप देख रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है, और खासकर जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी हो रही है कि मोदी सरकार ने 5 दिन का जो स्पेशल सेशन बुलाया है, पार्लियामेंट सेशन, उस सेशन में हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी हो सकता है, स्पेकुलेशन है, बहुत सारी बातें उसमें आ रही है। लेकिन आपका नजरिया इस मीटिंग में, तीसरी मीटिंग, अभी तक आपने पहली मीटिंग को भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पहली मीटिंग की बात भी हमने, दूसरी मीटिंग की बात भी की, इस तीसरी मीटिंग में आप क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैंने कर लिया। देखिए, ये जो आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिस प्रकार से ये सूचनाएं बाहर आ रही हैं, देखिए ये अब अपोजिशन पार्टीज का सवाल नहीं है, इससे ये पता चल रहा है कि देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा हुआ है जो विश्व में कहीं नहीं हुआ है। आपको याद होगा, पता होगा, एसईसी ने अमेरिका में रजत गुप्ता, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर थे और बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री और बहुत बड़े निवेशक माने जाते थे, उनको एसईसी ने सजा सुनाई थी और जेल हुई थी। ये जो एक प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग है और जिस प्रकार की ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और जिस प्रकार से पूरा पर्दाफाश हुआ है, असली मुद्दा ये है। अब ये प्रश्न इंडिया और एनडीए का नहीं है, ये प्रश्न राजीव जी ये हो गया है कि देश की जनता, जो सहारा में सुब्रत राय ने नहीं किया, सुब्रत राय जेल रहे इतने साल और अब जाके जो निवेशक हैं उनका पैसा वापस मिलना शुरू हुआ है। अदानी के मसले में इतना बड़ा धोखा पूरे विश्व में, इतना बड़ा आर्थिक अपराध नहीं हुआ है कि ये पता चल रहा है कि सेबी के सारे नियमों को धता बताते हुए किस प्रकार से ब्लैक मनी को जनरेट किया गया है, किस प्रकार से ये पैसा विदेश भेजा गया है, किस प्रकार से एक चीनी के माध्यम से ये पैसा वापस लाया गया है, किस प्रकार से प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है, और हमारी जनता का पैसा, देश की जनता का पैसा जिस प्रकार से एलआईसी के माध्यम से, जिस प्रकार से एसबीआई के माध्यम से और सरकारी उपक्रमों को जिस प्रकार से, तो देखिए इंडिया क्या करेगा, एनडीए क्या करेगा, ये अलग का मुद्दा है। ये इतना बड़ा आर्थिक अपराध का पर्दाफाश हो रहा है जो अगले 2-4 दिनों में और होगा। अगर इसके बावजूद जनता, और देखिए दूसरी राजीव की बात क्या है, राजा चुप क्यों है, शासक चुप क्यों है, शासक का क्या इंटरेस्ट है। अगर एक पत्रकार ये लिख के देता है, बताता है कि एक स्कूल के अंदर बच्चों को रोटी और नमक खिलाया जा रहा था, उसको जेल हो जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, 100-100, 50-50 करोड़ के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में आदमी 1.5, 2-2 साल की जेल हो जाता है। यहां लाखों करोड़ का मसला है। जो आदमी जो विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन गया था, उसने इतना बड़ा पर्दाफाश किया है
और प्रधान सेवक और देश का राजा उसमें जांच नहीं करवा रहा। ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट दी है सेबी कमेटी ने, उसमें भी बताया गया पूरी तरह से ये एक प्रकार का षड्यंत्र है। तो इंडिया कुछ करे ना करे, प्रधानमंत्री का कोई पद डिसाइड हो ना हो, उनकी क्या रणनीति हो, इससे देशवासियों को कोई मतलब नहीं। असली मतलब ये है इतने बड़े आर्थिक अपराध की क्यों राजा ने उसको बचाया, उसके क्या अंतरंग संबंध हैं, और इस प्रकार का हमारी देश की जनता का पैसा जो लूटा गया है, सेबी को, एसबीआई को, एलआईसी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये नई रिपोर्ट में कहा गया है सेबी 2013 से इसकी जांच कर रही है। इस जांच के अंदर क्या हुआ पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। जी, पूरा पर्दाफाश होगा। और खासकर जो सेबी जांच कर रही है, स्वामी जी अभी बात कर रहे हैं, अदानी के मसले की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी तमाम मसले। लेकिन जरा आना चाहता हूं दीपक पासपोर्ट जी, मुंबई को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, मुंबई में जो मीटिंग चल रही है जरा उसकी तरफ आना चाहता हूं। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को स्पेशली हम मुंबई से लेकर आ रहे हैं और यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 28 दल एक साथ हैं, वो 28 दल अगर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो आगे क्या कुछ होता है। क्या 28 दल मिलकर के अगले चुनाव में मोदी को पटखनी देंगे, बीजेपी को पटखनी देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आपके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दीपक पासपोर्ट जी, जरा इन 28 दलों की बात कीजिए। अदानी की बात भी करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। राहुल गांधी बात जो कह रहे थे उस पर भी बात आएंगे, उसको भी सुनेंगे। और राहुल गांधी ने लद्दाख में जो बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कि मोदी जी अब पैनिक मोड में आ चुके हैं, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन पहले आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन 28 दलों की बैठक से क्या कुछ आप देख रहे हैं? भी तरह के विघ्न सोचे गए थे, जो ऐसा विचार हो रहा था कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, या शरद पवार उसमें और कहीं दूसरी दिशा पकड़ सकते हैं, वो सारा का सारा जो है वो एक तरह से बिल्कुल निर्मूल सिद्ध हुआ है। लोग जान गए हैं कि ये जो धड़प, ये जो गुट बना है, विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया, ये जैसे जैसे पिछली 2 बैठकों के बाद ये बड़ा होता गया, ताकतवर होता गया और ये इंटेक्ट है। इसमें सत्ता के लिए अब ऐसी कोई जगह नहीं रह गई है कि उससे किसी भी तरीके से उसमें सेंध लगाई जाए या उस गठबंधन को तोड़ा जाए। अब देखिए, न तो जांच एजेंसियों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और न ही किसी और अन्य उपायों का। जितने लोग जुड़ गए हैं, जो 2 लोग जुड़े हैं उसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें कौन हो सकते हैं, तो वो आगे खुलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सारे के सारे लोग जो है ये रास्ते पर होंगे। जिस प्रकार से आज एक संसदीय परंपरा का घोर अपमान हुआ है और एक तरह से ट्वीट के द्वारा बताया गया है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा, तो अब लोग और जान जाएंगे कि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संसद है वो कहां पर खड़ा है। एक ट्वीट के आमंत्रण पर क्या इस तरीके से कभी भी क्या कोई बैठकें होती हैं? ये लोगों को सोचना होगा। ये जनता के बीच भी ये संदेश गया है। दूसरी बात, जो गौतम अदानी वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इस गठबंधन में कुछ लोग जो कह रहे थे कि अदानी के प्रति हमको सॉफ्ट थोड़ा सा एटीट्यूड रखना चाहिए, उनको इस खुलासे से समझ में बात आ गई होगी कि गौतम अदानी जो है, उनका जो कारोबार है, उनका जो सारा का सारा जो कुछ व्यवसाय है, इसमें सॉफ्ट अप्रोच या सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अब तो ये बात जाएगी कि राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो ठीक बोल रहे थे और उन्होंने जो टारगेट किया था, जो बार बार बात उठा रहे थे गौतम अदानी की, वो उससे भी कहीं बहुत बड़ा मामला है। और निश्चित रूप से अब कम से कम जनता को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो ये मुख्य रूप से 2 चीजें हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आता हूं क्या कह रहे हैं और समझने की करते हैं जरा अमलेंदु उपाध्याय जी के जरिए भी कि अमलेंदु जी कैसे आप देखते हैं जब यहाँ पर 28 दल एक साथ मिल रहे हैं, क्या 28 दल जो मिल करके कुछ कमाल कर पाएंगे या सिर्फ धमाल राहुल गांधी का ही रहेगा? तो जरा बताइए अपने नजरिए से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या आप देख रहे हैं कि ये 28 दल अब राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं या 28 दलों में इतनी ताकत है कि सब मिलकर 2024 का चुनाव अपने बलबूते जीत पाए? बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। निश्चित तौर पर राजीव जी, असल में राहुल गांधी जो है वो सेंटर पॉइंट है 28 दलों के,
मतलब कहा जाए कि चुंबकीय शक्ति जो है वो राहुल गांधी के पास है इनको इकट्ठा करने की। और निश्चित तौर पे अपनी अपनी जगह ये सभी दल जो है मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की स्थिति में है। बस सवाल यही था कि किस तरीके से इनको इकट्ठा किया जाना है और किस तरीके से इनको जो है एकजुट किया जाना है ताकि शक्ति जो है वो एकजुट हो जाए। वो कहानियां बचपन सुनी जाती थी कि वो एक पिता के 5 बच्चे थे और सबके उसने दिए गठरियां दे दी कि उसको अलग अलग करो, और वो एक एक गठ जंजीर थी तो तोड़ दिया और जब इकट्ठा किया तो नहीं तोड़ पाया। तो वही है कि जब तक बिखरे हुए हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी हावी है, लेकिन जब ये सब एकजुट हो जाएंगे तब किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी इस सामूहिक शक्ति का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। और इंडिया की तीसरी बैठक जैसे ही हो नहीं जाएगी, इसलिए सरकार पैनिक मोड में आ गई। सरकार ने तुरंत जो है वो स्पेशल जो बुलाया है सत्र जो है, मुझे लगता है वो इंडिया की तीसरी बैठक से घबरा करके ही ये सत्र बुलाया गया है। और इसमें क्या क्या घपले किए जा रहे हैं ये देखने वाली जो है वो चीज होगी राजनीति आने वाले समय में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हैं तीसरी बैठक से पहले क्या घबराई हुई है मोदी सरकार? क्या तीसरी बैठक से पहले ये पैनिक मोड में आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जरा इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दोनों साथी मौजूद हैं और जरा शकील अख्तर जी, अंदर क्या कुछ चल रहा है? होटल के पीछे हम हैं और होटल के अंदर क्या कुछ चल रहा है जरा पहले ये बताइए। और दूसरी बात, क्या पैनिक मोड में इसलिए क्योंकि पहली और दूसरी बैठक शानदार रही, कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है, तीसरी बैठक में 28 दल, क्या अब इसके बाद अगर नहीं रोके इस गठबंधन को तो आगे मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा है? देखिए, ये जो संसद के विशेष अधिवेशन की बात हो रही है, तो अभी ये बोलने से पहले तक हमने दिल्ली में करीब जितने भी जानकार लोग हैं सरकार में, सत्ता में, सत्तारूढ़ पार्टी में, सब जगह मालूम करने की कोशिश की और अभी तक किसी के पास भी इस अधिवेशन का कोई एजेंडा नहीं है। सबने एक ही जवाब दिया कि हमें अभी तक कुछ नहीं मालूम कि ये अधिवेशन क्यों बुलाया गया है। ऐसा कभी नहीं होता है। विशेष अधिवेशन जब भी बुलाया जाता है स्पेशल एजेंडे के तहत बुलाया जाता है, लेकिन अभी जो बहुत ही अमूर्त किस्म की बातें कही जा रही हैं वो ये है कि ये अमृत उत्सव के लिए बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव के लिए है, कई तरह की बातें हैं, लेकिन सारे के सारे अंदाजे हैं। और वो हमने जो पहले भी कहा कि अंदाजा हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास होगा, लेकिन ठोस बात क्या है, प्रधानमंत्री जी ने ये विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया, ये किसी को मालूम नहीं है। और ये जो है इस बात का पर्याप्त संकेत है कि इंडिया की बढ़त से, इंडिया की सफलता से मोदी जी घबराए हुए हैं। अभी आपने जो पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ सारे दलों के जो नेता हैं, जो 28 दल हैं और उनके हर एक नेता के साथ 2-2, 3-3 नेता और शामिल हैं, वो आए हुए हैं। पूरी संख्या मिला के करीब 65 के करीब हो रही है। तो वो सब आने लगे हैं और उनकी अनौपचारिक बातचीत शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सब में उत्साह है। उत्साह तो पटना में भी था, उत्साह तो बेंगलुरु में था, मगर यहाँ का जो उत्साह है वो इस बात का उत्साह है कि उन्हें मंजिल दिखने लगी। अभी तक उन्हें मंजिल नहीं दिख रही थी। अभी तक पटना में उन्होंने कहा कि हम एक हो सकते हैं, एक हो गए तो बड़े खुश हुए। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि हम क्या साथ चल सकते हैं, साथ चल लिए तो बड़े खुश हुए। लेकिन मुंबई से उन्हें अपनी मंजिल जो है साफ तौर पे दिखने लगी है, इसलिए उनकी खुशी और उनका उत्साह बहुत ज़्यादा है। कल 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे पहले बहुत सारी चीज़ों पे जो बड़ी औपचारिक किस्म की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं, उनके फैसले होंगे। वो सब आप पहले भी बता चुके हैं क्या क्या होना है। उनका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। बड़ा महत्व इस बात का है कि कल से जैसे सरकार ने संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया, ऐसे ही मीडिया को एक टास्क दिया गया कि आप ये सवाल पूछना शुरू करो कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मीडिया इस बात को मान गया कि प्रधानमंत्री कोई दूसरा बनने वाला है? अभी तक तो वो कहते थे आएगा तो मोदी ही। तो जब मोदी जी ही आएंगे तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल कहाँ पैदा होता है। लेकिन फूट डालने के लिए, विपक्षी गठबंधन के बीच में असहमतियां पैदा करने के लिए, अंतर्विरोध पैदा करने के लिए ये सवाल उछाला गया। लेकिन अब गठबंधन इतना मजबूत हो गया है कि
कि सब इस सवाल पे केवल हंस रहे हैं और कोई भी इस सवाल को लेके गंभीर नहीं है। सबको मालूम है कि किसी के पास इसका जवाब नहीं है, ना किसी को मालूम है। ये भी हम बता रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कौन बनेगा, और ये मालूम जब पड़ेगा जब अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गया तो। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गया तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि कौन बनेगा। लेकिन तब तक कोई भी विपक्षी दल, चाहे वो 26 हो, चाहे 28 हो, 30, 32 जितने भी आगे बढ़ जाएं, तो कोई भी इसके ऊपर नहीं बोलने वाले, नहीं कहने वाले, और सब एक ही बात कहेंगे कि पहले हम जीत जाएं, उसके बाद सारे फैसले हो जाएंगे। जी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो बाद में इसके बारे में बात होगी। आज एक स्पेकुलेशन है, और ये सवाल भी, जैसा शकील अख्तर जी बता रहे हैं कि ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि इतने दल हैं और उसमें से सब, केजरीवाल भी चाहते हैं पीएम बन जाएं, ममता बनर्जी भी चाहती हैं पीएम बन जाएं, और अखिलेश यादव भी कल को कहेंगे कि हम भी पीएम बन जाएं, उधर शरद पवार भी चाहेंगे कि हम भी पीएम बन जाएं, या नीतीश कुमार भी चाहें। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ प्रधानमंत्री पद की बात ही नहीं हो रही है। ये बात सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जरिए उछाली जा रही है ताकि ये एक मैसेज जाए पूरे देश भर में कि देखो यहाँ फूट है। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी क्यों कह रहे थे कि मोदी जी जो हैं वो कहीं न कहीं घबराए हुए हैं, परेशान हैं। ये घबराहट और परेशानी वाली बात राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे। जरा उस वीडियो को चाहता हूं कि लेकर के आइए, अगर दिखा पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और क्या उसी का अगला कदम जो है वो ये आज जो आया है, ये अदानी के ऊपर जो हमला हुआ है, हमला न कहें, खुलासा कह सकते हैं। ये जो खुलासा हुआ है, ये जो खुलासा है, ये खुलासा भी, लेकिन राहुल गांधी की ये बाइट में चाहता हूं कि दिखाया जाए, अगर मिल जाए तो। लेकिन आना चाहता हूं, उससे पहले बाइट दिखाएं, उससे पहले आपके पास आना चाहता हूं प्रशांत जी। प्रशांत जी, जरा आपसे समझूं क्या कुछ चल रहा है इधर। बार बार मैं इधर लेके आना चाहता हूं। हम लोगों के पीछे जो होटल है, ये होटल ग्रैंड हयात होटल है, और इसी होटल में जमावड़ा है, और इस होटल में चल क्या रहा है, यहाँ से क्या कुछ निकलता हुआ देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, यहाँ से जो निकलने वाला है वो पॉलिटिकल मैसेज है, और वो पॉलिटिकल मैसेज बहुत स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को एक कड़ी चुनौती देने जा रहा है, और उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन उस तरफ है। क्या है कन्फ्यूजन? कि आप जनवरी के महीने से देखिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है और बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स भेजा जाता है। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे राहुल गांधी पार्लियामेंट में भाषण देते अडानी पर, और राहुल गांधी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खत्म कर दी जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वो रिस्टोर होकर आते हैं। यानी एक के बाद एक नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल जीवन में क्राइसिस है, और उन क्राइसिस का जो सलूशन है वो पॉलिटिकल नहीं है। इसी से लगता है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कि आप देखिए कि जैसे इंडिया गठबंधन बनता है, आप इंडिया गठबंधन की बात बुलाते हैं, उसमें 24 पार्टियां हैं नहीं पार्लियामेंट में। इंडिया गठबंधन और मजबूत होता है, उसकी आवाज़ बढ़ती है, तो आप गैस के सिलेंडर में 200 रुपये कम करते हैं रक्षाबंधन में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अब आपने जब आज सुबह अडानी पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट आ गई, और जिसको जैसे मैंने पहले कह चुका हूं कि इस रिपोर्ट से को मोदी जी हजम नहीं कर पाएंगे। ये इतना बड़ा है कि आप इसको आसानी से छिपा नहीं पाएंगे। ये कमरे में हाथी के जैसा है, आप इसको छिपा नहीं सकते कहीं पे भी, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इसमें तमाम सारे कनेक्शंस हैं। और अडानी जी का जो बयान भी आया, उन्होंने खंडन किया। खंडन जब किया है तो क्या अडानी जी ने खंडन किया इस बात का कि चैंग चुंग लिंग और नासिर अली से उनके भाई विनोद अडानी के संबंध नहीं है? ये खंडन नहीं हुआ। क्या इस बात का खंडन किया? क्या जिन कंपनियों के नाम उसमें लिखे हैं उसका खंडन आया कि इन कंपनियों का विनोद अडानी से कोई संबंध नहीं है? क्या इस बात का खंडन आया कि इन कंपनियों ने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है अडानी के फर्म में?
आप एक जनरल खंडन कर रहे हैं कि साहब ये मनगढ़ंत है। आपको स्पेसिफिक चार्ज आपके ऊपर है, आपको स्पेसिफिक खंडन करना चाहिए। अडानी जी का ये बयान का मैं इंतजार करूंगा कि वो कहें कि चैंग चुंग लिंग से या नासिर अली से, विनोद अडानी से कोई संबंध नहीं है। तो वो खंडन भी ठीक से नहीं आया है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। और अब आप देखिए, क्राइसिस से निपटने के लिए जब दो बड़ी घटनाएं हो गई कि अडानी की रिपोर्ट आ गई, हिंडनबर्ग 2 जिसको कह सकते हैं, और उसके बाद इंडिया गठबंधन की यहाँ पे मीटिंग, आप उसकी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्लियामेंट का सेशन आपने बुला लिया बिना किसी एजेंडा, बिना कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस के, बिना किसी प्रस्ताव के। तो ऐसा सेशन, जैसा शकील जी कह रहे थे, कभी बुलाया नहीं जाता है और इसमें बहुत स्पेकुलेशन है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। क्या मोदी जी पैनिक मोड में आ गए हैं? जरा राहुल गांधी ने इस पर जो कुछ कहा था, जरा उसको देख लेते हैं कि क्या राहुल गांधी ने जो कहा था कि मोदी जी अब पैनिक मोड में हैं, जरा दिखाइए जरा। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है, बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। तो मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा देगी। जरा आना चाहता हूं स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी जरा बताइए, राहुल गांधी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। पैनिक मोड में मोदी जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगले चारों राज्यों के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इंडिया जीतेगा। ये तमाम बातें कह रहे हैं। और यहाँ जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उसमें साफ कहा जा रहा है कि भारत जीतेगा, ऐसे ही कुछ बैनर है ना, और इंडिया जीतेगा। और ये हम लोग जरा बताइए क्या लिखा है, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये जरा स्क्रीन पे दिखाइए, जीतेगा, ये जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये इंडिया बिल्कुल जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया। ये जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, भारत को जोड़ना, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेगा भारत है? राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा ये दोस्तों, ये पूरी मीटिंग, पूरी कवायद और ये पूरी की पूरी जो यूनिटी है, एकता है, वो दिखाई दे रही है। आना चाहता हूं एक बार फिर से स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, राहुल गांधी के इर्द गिर्द माना जाए जो, क्योंकि जुड़ेगा भारत, भारत जोड़ो यात्रा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और यहीं से जरा आपसे समझूं कि बहुत अंदर खाने, बहुत ज्यादा मेहनत की गई है लगता है इस गठबंधन के लिए, इंडिया के लिए, तभी तो एक एक शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी देखिए राजीव जी, जो आज नैरेटिव है, जो आज पॉलिटिकल नैरेटिव है, एक तरफ है जुड़ेगा भारत, एक तरफ है टूटेगा भारत। इस नैरेटिव के बीच में जनता को चुनाव करना है। राहुल जी ने कहा कि ये पैनिक मोड में है, मैं उससे आगे बढ़ता हूं, ये कह रहा हूं कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, ये अपना डिस्ट्रक्शन। और आज मैं जो देख रहा हूं जनता का जिस प्रकार से भावना में बदलाव हो रहा है, ये लगातार एक एक दिन में परिवर्तन हो रहा है। राजीव जी, आज के तारीख में इस गवर्नमेंट के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा है जो मैंने 1977 में भी नहीं देखा था। अतिशयोक्ति मत मानिएगा।
आज के तारीख में एक तो राहुल गांधी की तरफ अट्रैक्शन है, इंडिया की तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन उससे 4 गुना ज्यादा एनडीए के खिलाफ और उससे 4 गुना ज्यादा मोदी जी के खिलाफ गुस्सा है। आज के तारीख में जो सारा का सारा गुस्सा केंद्रित हो गया है, मैं आपको बताऊं बीजेपी से उतना ज्यादा गुस्सा नहीं है जितना मोदी जी के प्रति है। तो ये सारा का सारा जो कंसंट्रेशन हो गया है, और एक मैं बात कहूं, कोई बुरा ना माने, आपका श्रोता बुरा ना माने, नेहरू जी के जमाने में जैसे कहते थे ना कि कांग्रेस अगर लैंप पोस्ट भी खड़ा कर देगा तो जीत जाएगा, मैं राजीव जी आज से कह रहा हूं, इंडिया को छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मोदी जी की बीजेपी के खिलाफ लैंप पोस्ट भी अगर खड़ा होगा तो लैंप पोस्ट भी जीत जाएगा। इतना क्रोध है लोगों के दिमाग में, इतना गुस्सा है। आज के तारीख में 27% वोट से ज्यादा एनडीए को नहीं मिलेगा। और अगर नितिन गडकरी या और मैं एक और चीज आपको बताऊं, ये मेरी संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं, हो सकता है इलेक्शन के पहले मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं स्वामी जी, बहुत बड़ी बात। मार्गदर्शक मंडल में मोदी जी अगर भेज दिए जाएं तो ये छोटी मोटी बात आप नहीं कह रहे हैं। जरा एक बार फिर से यहाँ आना चाहता हूँ शकील अख्तर जी, क्या कुछ खबरें आ रही हैं अंदर से? फोटो ऑफ हो चुका है? फोटो जी हाँ, फोटो ऑफ हो चुका है। अंदर सारे नेता बैठे हुए हैं एक मीटिंग की तरह, जिस तरह की व्यवस्था होती है, और आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसको हालांकि कहा तो जा रहा है इनफॉर्मल मीटिंग, मगर ये इस बात पे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो मुख्य मुद्दा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये विशेष सेशन क्यों बुलाया। राजीव जी, अब देश का पूरा फोकस, मीडिया का पूरा फोकस, विपक्ष का पूरा फोकस एक ही मुद्दे पे आ गया है। सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इंडिया गठबंधन ये बात अच्छी तरह जानता है कि प्रधानमंत्री जी अब जो है बैक फुट पर जा रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं फ्रंट फुट पे आने की, लेकिन उनका जो सारा का सारा हाव भाव है वो ये दिखा रहा है कि अब वो हताशा में है। देखिए, ये जो सत्र बुलाया है इसमें कोई भी फैसला वो ले, किसी को अभी नहीं मालूम कि क्या फैसला लेंगे। वो खुद प्रधानमंत्री जी को, एक दो लोगों को हो सकता है मालूम हो, या अभी उसके बारे में बातचीत हो रही हो, लेकिन उससे जो बढ़त इंडिया बना चुका है वो कम अब होने वाली नहीं है। क्या ये जो फैसला है ये बैकफायर करने जा रहा है? विशेष सत्र बुलाने का फैसला मोदी जी जो बुला रहे हैं, जो भी आगे जो भी करें, लेकिन क्या ये बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है? जो चर्चा हो रही है अब, क्या ये 28 दलों का जो गठबंधन इंडिया है ये अब आगे की रणनीति भी यहाँ बना लेगा? एक साथ बैठ के एक टेबल पे जो अभी बात अंदर खाने चल रही है, कल के जो एजेंडे हैं वो भी अभी तय हो रहे हैं, ये सब तमाम बातें आ रही हैं अंदर। घबराहट में लिया हुआ हर फैसला बैकफायर करता है। मोदी जी का यह फैसला घबराहट में लिया हुआ है, पैनिक रिएक्शन है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी जो है वो जनता में इतने लोकप्रिय हो जाएंगे। उन्होंने हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां लग गई, पूरी सरकार लग गई, पूरी बीजेपी लग गई और पूरा गोदी मीडिया लग गया, सिर्फ एक बात के लिए कि राहुल को पप्पू साबित करो। राहुल को इस तरह से आप पेंट करो कि लगे कि राहुल कोई गंभीर व्यक्तित्व नहीं है, राहुल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा, उसके बाद मणिपुर जाके, उसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका के दौरे करके, उसके बाद अभी लद्दाख का दौरा करके, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सब मिला जुला के राहुल ने अपनी एक बड़ी मजबूत छवि बना ली, और उस मजबूत छवि का परिणाम ये हुआ कि विपक्षी दल एक होने लगे। देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हमें समझना पड़ेगा। नंबर एक, कांग्रेस का लगातार विधानसभा चुनाव जीतना, हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, पहला बड़ा अचीवमेंट, पहला बड़ा कारण। दूसरा, इनके प्रभाव की वजह से, राहुल की पदयात्रा के प्रभाव की वजह से विपक्षी दलों का एक गठबंधन के रूप में सामने आना। इन सब से जो बढ़त है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब जो है राहुल या गठबंधन रुकने वाला नहीं है। ये सारी बातें फिजूल हैं, बेकार है कि ये गलती हो जाएगी, प्रधानमंत्री का सवाल आ जाएगा, संयोजक बने रहिए, चर्चा अभी जारी है, कौन बनेगा, ऐसा हो जाएगा, अडानी का सवाल उठाएं न उठाएं, शर्त मान ना जाए, कोई मतलब नहीं रखता।
क्यों? क्योंकि जनता जो है वो विपक्षी गठबंधन के साथ है। जब जनता साथ है तो हर विपक्षी दल जानता है। आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो राहुल की व्यक्तिगत प्रहार करती थी, वो राहुल को बेंगलुरु में कह रही थी माय फेवरेट राहुल। अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, जो सपा है, रामगोपाल यादव जी आपके हम लोग साथ ही आ रहे हैं, बिल्कुल साथ ही आ रहे थे आपके, तो बाकी सारे नेता भी आ रहे हैं, सब आ गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसीलिए हो रहा है कि सबको ये लग रहा है कि अब जो है मोदी जी अगर जीत गए, और जैसा कि बड़े स्पष्ट रूप से कपिल सिब्बल ने कहा, बहुत साफ साफ कपिल सिब्बल ने कहा जैसा कि, तो उसके बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। आज सब इसीलिए घबराए हुए कि इस विशेष सत्र में क्या प्रस्ताव पास होगा। हालांकि इस प्रस्तावों से कुछ होने वाला नहीं है। जो संविधान की व्यवस्था है, जो चीजें हैं, वो अपने रूप में हैं। आप कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों में घबराहट है, एक चिंता है कि क्या होने वाला है। और ये इसलिए है कि घबराहट में सरकार कई बार जो है बड़े गलत कदम उठा लेती है, लेकिन उस गलत कदम से अब जनता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और एक बात समझ लीजिए कि हम जो सारी बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, उसके वो सारे मुद्दे जो हैं अब अहम नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा अब यही चलेगा कि ये जो सत्र बुलाया है, क्यों बुलाया है, इसके क्या परिणाम होंगे, और इसके जो एक परिणाम होंगे वो हम अभी आपको बता सकते हैं जी कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसका कोई, ये जो सत्र बुलाया है, क्या आप भी मानते हैं कि जो सत्र बुलाया गया है मोदी सरकार की तरफ से और जिसको ट्वीट करके बताया गया है, देखिए सबसे बड़ी चीज कि एक नोटिफिकेशन आता, नोटिफिकेशन ना आकर के ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी जाती है कि मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि 18 से लेकर 22 तक, सितंबर तक 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। अच्छी बात है, आप बुला रहे हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ निकलता है क्या? बहुत सारे स्पेकुलेशन हैं, हम उस पर चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात इसके साथ साथ और भी समझना चाहता हूं। एक तो ये जो कह रहे हैं शकील अख्तर जी, दूसरी बात, क्या ये पूरी की पूरी मीटिंग अब राहुल के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जी राजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी जब पार्लियामेंट में आए थे पहली बार, तो याद होगा कि उन्होंने नतमस्तक किया था। संसद एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, पूरे देश का लोकतंत्र इसके इर्द गिर्द घूमता है, उसकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल है, एक उसकी गरिमा है। संसद का विशेष सत्र ट्विटर के जरिए घोषित हो, ये संसदीय गरिमा, संसदीय परंपरा का मैं कहूँगा कि सम्मान नहीं हुआ, बल्कि अपमान हुआ। प्रोसेस है उसका कि कैबिनेट प्रस्ताव करता है, सरकार तय करती है कि पार्लियामेंट कब बुलाना है, कैबिनेट प्रस्ताव पेश करता है, लोकसभा सेक्रेटरिएट में जाता है, लोकसभा का स्पीकर उसको प्रेसिडेंट हाउस भेजता है। प्रेसिडेंट का कैबिनेट पृष्ठभूमि है कि संसद का सत्र बुलाया गया है, यानी कोई एक जिसको कहें कि इमेज बिल्डिंग, कोई गिमिक, कुछ और तमाशा खड़ा करने का एक वो है। और इसका जैसे शकील साहब ने कहा, मैं सहमत हूँ, कोई इसका मतलब नहीं होगा। 2 दिन 3 दिन हेडलाइन बनेगी, चौथे दिन राजनीति फिर वहीं जाएगी। तो अब सवाल आपने पूछा कि राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी जो पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं, वो कांग्रेस को वहां ले गए हैं जहां कांग्रेस दशकों पहले थी, और जहां पे और कांग्रेस से धीमे धीमे वंचित वर्ग, अल्पसंख्यक साथ छोड़ता गया, कांग्रेस की स्थिति गिरती गई। और राहुल गांधी वहां ले आए हैं कि जहां पे स्वीकार्यता बनी है। इन सब दलों की, क्षेत्रीय दलों की मजबूरी होगी कांग्रेस के साथ जाना, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे अडानी जी के बारे में कहता हूँ कि अडानी के बंद कमरे में भले कोई पवार साहब की कोई और राय हो, किसी और कोई राय हो, जनता के बीच में आके अडानी का पक्ष नहीं रख सकते। जनता जान गई है कि अडानी और मोदी एक ही हैं। आप वो याद कीजिए कि बोफोर्स के समय कांग्रेस के तमाम लोग या कोई और बोफोर्स के का पक्ष खुलेआम नहीं ले पाते थे। छोटे भैया के तिवारी टाइप के नेता, या उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद या कल्पनाथ राय, इनके बयान आते थे, बड़े नेताओं के बयान नहीं आते थे। तो ये जब मुद्दा जनता के बीच कोई चला जाता है,
अडानी मोदी, मोदी अडानी जनता के बीच जा चुका है। तो राहुल गांधी ने जो किया है वो एक दिशा, एक विचारधारा दी है। और आप देखिए कि उद्धव ठाकरे जैसे लोग, शिवसेना आज वो बातें कर रही है जो कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते 10 साल पहले, 5 साल पहले कि शिवसेना भी ऐसी बात करेगी। ये प्रभाव है वैचारिक राजनीति का। और दूसरी बात, जो एक बात अटकलें लगाई जा रही हैं, अफवाह कि साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखिए, इस देश के डीएनए में डेमोक्रेसी है। अगर जनता को ये शक होगा कि मोदी साहब भारत के लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, माफ नहीं करेगी। ये प्रयोग एक बार और हो चुका है इमरजेंसी के समय, जनता ने माफ नहीं किया था। तो ये जोखिम मुझे लगता नहीं कि मोदी साहब लेंगे या उनके कोई सलाहकार उनको ये जोखिम लेने का बताएंगे जिसके अंदर राजनीतिक समझ होगी। क्योंकि यहाँ जो इस पीछे कमरे में आप देख रहे हैं, हमारे पीछे बिल्डिंग में, यहाँ 11 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। ये 51% वोट शेयर बैठा हुआ है पीछे इस देश का। ये आधी जो है राष्ट्रीय पार्टियां पीछे बैठी हुई हैं। 6 में से 3 बैठी हुई, 6 में से 3 राष्ट्रीय पार्टियां पीछे बैठी हुई हैं। इनके करोड़ों कार्यकर्ता हैं। हर जिले, ब्लॉक, गांव में दफ्तर हैं। कौन सा ऐसा भारत का गांव या ब्लॉक होगा जहां इन दलों के दफ्तर नहीं होंगे या 10 कार्यकर्ता नहीं होंगे या पदाधिकारी नहीं होंगे। आप इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से आप एक पार्लियामेंट का इजलास बुला के कह दोगे कि नहीं 1 इलेक्शन 1 नेशन, आप लड़ नहीं पाओगे। सड़कें और सड़कों पे लोग आ जाएंगे, आंदोलन शुरू हो जाएंगे। और ये इंडिया गठबंधन के लिए तो, जिसको मैं कहूँगा कि जिसको कहते हैं ना कहावत की बिल्ली के भाग से चीका फूटना, आप एक मौका दे दोगे उनको आंदोलन करने का, जो शायद अभी तक इनके दिमाग में नहीं हो कि आंदोलन कैसे करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। होने ये जा रहा है दोस्तों कि अगर ये जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, उस स्पेशल सेशन में अगर कुछ होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आती है या कुछ और आता है, तो बात बहुत दूर तक जाएगी, ये तय मानिए। तो कहीं ना कहीं 2 चीजें यहां पर महत्वपूर्ण हैं। एक ये है कि आज ही अदानी के ऊपर रिपोर्ट का आना, और वो भी दुनिया के 2 बड़े अखबारों में, फाइनेंशियल टाइम्स में और द गार्जियन में। और उसके बाद दूसरी बात ये कि आज यहाँ बैठक जिसकी अभी तैयारी चल रही है, अभी इस वक्त जब बातें हो रही हैं तो अनऑफिशियल मीटिंग में कल के एजेंडे को सेट किया जा रहा है। और कल 3:30 बजे जब मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तमाम इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं वो वहां इकट्ठा मिलेंगे और फिर हम सुनेंगे, आप तक पहुंचाएंगे ही। कल 3:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग है, मीटिंग है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ आज चल रहा है, तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें, क्या इन दोनों महत्वपूर्ण बातों को दबाने के लिए एक तीसरी बात यहां लाई गई है, यानी अदानी और इंडिया गठबंधन की बैठक से दूर हटाने के लिए तीसरी बात लाई गई है कि सब मिलकर के सिर्फ एक ही चर्चा करें कि आखिर संसद का स्पेशल सत्र बुलाया क्यों जा रहा है, या कुछ और है। ये बात हम जब अभी चर्चा कर रहे थे, शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी, और स्टूडियो में हमारे 3 साथी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। ये सब जो बातें कह रहे हैं, इससे तो साफ समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन भारत की जनता लोकतंत्र के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, और लोकतंत्र पर अगर प्रहार करने की कोई कोशिश करेगा तो जनता माफ नहीं करेगी, जैसा कह रहे थे भी प्रशांत टंडन जी। आना चाहता हूं सीधे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। राहुल गांधी के इर्द गिर्द अब क्या ये पूरा का पूरा 28 विपक्षी दलों का गठबंधन दिखाई दे रहा है आपको भी? राजीव जी, मुझे केवल ये 28 गठबंधन ही राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहे हैं। मैं तो उस दिन से कह रहा हूं, 7 सितंबर 2022 से, जिस दिन राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से पहला कदम बढ़ाया था श्रीनगर जाने के लिए, और उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उसी समय जब हम चर्चा कर रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि अब आने वाला जो समय है उसमें अगले कई सालों का जो राजनीतिक विमर्श है ये इस यात्रा के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर आप आज जो 28 लोगों का जो गठबंधन देख रहे हैं, उसकी शुरुआत कहां हुई? उसकी शुरुआत उसी दिन कन्याकुमारी से हुई है, जिस दिन राहुल गांधी ने
अपना कदम बढ़ाया था श्रीनगर जाने के लिए। देखिए उसके पहले क्या स्थिति थी, उसके पहले स्थिति ये थी कि जो कुछ था केवल बीजेपी थी, जो कुछ थे केवल प्रधानमंत्री मोदी थे। लोगों को ये बिल्कुल भरोसा नहीं था क्या मोदी जैसे सशक्त व्यक्ति को और भारतीय जनता पार्टी जैसी इतनी बड़ी पार्टी की इतनी मजबूत सरकार को, जिसके 303 जो है सांसद हैं और तमाम उनका प्रतिरोध के नाम पे पूरा भारत जो है शून्य हो गया था। न सड़कें गुंजायमान थी और न संसद गुंजायमान थी। प्रतिरोध नाम की कोई चीज नहीं थी। लोगों ने और इसके विपरीत परिस्थितियों में राहुल गांधी ने उस व्यक्ति ने प्रतिरोध की ताकत को खड़ा किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये व्यक्ति पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये नाकारा है, ये निकम्मा है, ये विदेश चला जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम जानते हैं कि किस तरीके से उनकी अवहेलना हुई, उनका उपहास हुआ, उनका अपमान हुआ, सब कुछ हुआ। और अभी कुछ दिन पहले तक उनके ऊपर जितने भी प्रहार हुए, आप याद कीजिए किस तरीके से उनकी सांसदें छीनी गई, किस तरीके से उनको इस कोर्ट से उस कोर्ट में दौड़ाया गया। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो लगातार स्टेबल रहा, शांत रहा और अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता चला गया। तो मैं तो केवल ये जो आज 28 गठबंधन जो लोग जुड़े हुए हैं इस गठबंधन के अंतर्गत, ये राहुल गांधी की अकेली में उपलब्धि नहीं पाता। राहुल गांधी ने देश को आशा जगाई है कि अगर आप डरो मत का नारा अख्तियार कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। अब देखिए हम सब मान रहे हैं कि 28 लोगों की ताकत है, 28 दलों की ताकत है कि अचानक से एक ट्वीट के जरिए आपको संसद का सत्र बुलाना पड़ रहा है। इसको चाहे कहा जाए कि भाई हो सकता है वो ध्यान भटकाने के लिए है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमको बुरी से बुरी आशंका के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही कोई सत्र नहीं बुला लेगा, इतने आनंद में कोई सत्र नहीं बुला लेगा। इसकी बहुत जो लंबी प्रक्रिया, जिसको भी प्रशांत जी बता रहे थे कि कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, वो हम लोग सब जानते हैं। किस विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया होती है, नोटिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है क्या विषय है, देशवासियों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। लेकिन एक ट्वीट के जरिए अगर सत्र बुलाया जा रहा है तो देश को बहुत बुरी खबर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ऐसी मेरी आशंका है। और मैं चाहता हूं कि मेरी आशंका गलत सिद्ध हो सकता है कि वो सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के लिए बुला दे। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर कोई ऐसे ही किसी सामान्य किस्म के बात के लिए ये सत्र बुलाया जाता है। लेकिन ये राजनीति है और ये मोदी जी की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जो सत्ता को सहज ही नहीं छोड़ती। एक राज्य सरकार की सत्ता को बहुत आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देते। तो ऐसे समय में जब 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली हो चुकी है, आप क्या सोचते हैं कि क्या केवल ध्यान भटकाने के लिए इतना बड़ा सत्र बुलाया जाएगा? इसके पीछे निश्चित रूप से कोई एक बड़ा उद्देश्य होगा और वेल प्लान्ड बहुत ऐसा उद्देश्य है जो शायद राष्ट्रपति को भी नहीं बताना चाहते। तो हमें किसी भी खबर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब उम्मीद यह है कि अब कोई बुरी से बुरा प्रस्ताव भी अगर सरकार लेके आती है तो उसका प्रतिरोध करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत हमारे सामने तैयार हो गई है और जनता जो है उस ताकत के साथ जाएगी, न कि वो मोदी जी के साथ जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुद मोदी जी के बहुत सारे जो सहयोगी हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, वो शायद ऐसा कोई कड़ा कदम अगर उठाने जाए मोदी जी तो वो इनकार कर देंगे। कारण यह है कि उन सबको 2024 का चुनाव लड़ना है, उन सबको केवल मोदी को नहीं जिताना है, खुद भी जीतना है। ऐसा मुझे लगता है कि कोई बुरी खबर भी आ सकती है। राजीव जी जरा समझना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे, क्या चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है राजीव जी, चौतरफा नहीं, हर तरफ से घिरे हुए हैं। जितने भी कोण हो सकते हैं हर तरफ से घिरे हुए हैं। आज के तारीख में बताइए उनका मित्र कौन है? मुझे नहीं लगता कि संजय मिश्रा को छोड़ के और गौतम अडानी को छोड़ के कोई उनका मित्र है। मैं उसमें अमित शाह जी को भी काउंट नहीं करता। ना उनके राजनीतिक दल में कोई उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है। और जो आज गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का भी राजीव जी अगर आप देखेंगे उनका भी अब थोड़ा सा रुख बदल रहा है। वो भी जो इंडिया की मीटिंग हो रही है उसको कवर कर रहे हैं और उसमें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी इशू था विश्व में, जो कहा जा रहा था कि मोदी जी का डंका बज रहा है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां की पत्रिकाएं, जहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अडानी जी पे मतलब मोदी जी पे आक्रमण नहीं कर रहे हैं। तो विदेश हो वो, अच्छा जो साउथ अफ्रीका में हुआ कि राष्ट्रपति चीन के सोफे में बैठे हैं, हमारे माननीय जी प्रधानमंत्री जी जो हैं खड़े हुए हैं, तो हर तरफ से जो पूरी मैसेजिंग हुई है, आप ये बताइए
एक तरफ तो एक ऐसी सेना है जो आपस में ऑर्गेनाइज्ड है, जिसने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, जो पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें तमिलनाडु का भी एक योद्धा है, बिहार का भी योद्धा है, वेस्ट बंगाल का भी योद्धा है। कोई एक स्टेट बता दीजिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा योद्धा है। आप राजीव जी कल्पना कीजिए, आज के तारीख में राजनीति में किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा लीडर है वो इंडिया के साथ है। केवल गुजरात के 2 योद्धा केवल एनडीए के साथ हैं, बाकी जो जिन्हें कहते हैं छोटे मोटे जो नेता हैं, बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों, वो एनडीए के साथ हैं। तो आज के तारीख में मोदी जी की रक्षा करने के लिए, और खैर अडवाणी जी बहुत वृद्ध हो गए हैं, अगर उनको भी आज मौका मिलेगा तो इंडिया ज्वाइन कर लेंगे, और जब इलेक्शन होगा आधे लोग इंडिया ज्वाइन करेंगे। देखिए, आपने मध्य प्रदेश में सुना होगा, एक विधायक ने आज फिर रिजाइन किया है। हर स्टेट के अंदर भगदड़ की स्थिति है, पूरे विदेशी संस्थाओं से आक्रमण हो रहा है, अपनी पार्टी से आक्रमण हो रहा है, इंडिया की तरफ से आक्रमण हो रहा है, और जो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी की मोहब्बत और इस पार्टी की नफरत, इसके बीच में भारत को चुनाव करना है। भारत ने चुनाव कर लिया है, अब केवल चुनाव की देर है। 20-25% लोगों को छोड़कर कोई इनको वोट देने वाला है नहीं। स्वामी जी बहुत बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं कि 20-25% लोगों को छोड़कर कोई इनको वोट देने वाला नहीं है। क्या दोस्तों आप भी ऐसे ही सोचते हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है? इस बीच जो खटपट ये सब जो आवाजें आ रही हैं दोस्तों, थोड़ा सा क्योंकि होटल है और बगल में रोड है, आवाज शोरगुल है, तो ये शोरगुल, इस आवाज सबके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आउटडोर जब बातें होती हैं तो बहुत सारे अलग आवाजें जो होती हैं वो आप तक पहुंचती हैं, और थोड़ा शोरगुल के बीच में। लेकिन एक बहुत गंभीर बात जो हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन कल जब दिन भर की जब इनकी मीटिंग होगी तो इस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आएगा। एक बार फिर से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, फिर शकील अख्तर जी के पास कुछ और जानकारियां अब तक आ चुकी हैं, उनके पास भी आऊंगा। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आप किस ढंग से देखते हैं कि क्या अब भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से ही ये दलों को, विपक्षी दलों को जोड़ो की यात्रा टाइप से ये पूरा का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर राजीव जी, जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जो बैकड्रॉप था वो साफ बताया था कि इसमें भारत जोड़ो यात्रा का फुट है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो जुड़ेगा भारत जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से ही लिया गया है, और जीतेगा इंडिया जो है वो इंडिया जो गठबंधन है उसकी तरफ से लिया गया है। यानी कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का इस पर साफ साफ प्रभाव देखा जा रहा है। दूसरी बात राजीव जी, ये मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहूंगा। आज संजय राउत का बयान है कि पूरा देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कल जो आम आदमी पार्टी की मंत्री है दिल्ली की आतिशी, उनका बयान था कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है, इसको पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य समझा जाए। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए काम कर रहा है, हम उसके साथ है। यानी कि जो ये खबरें पैदा की जा रही थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बनेगा प्रधानमंत्री और कौन क्या होगा, सब तरफ से इस पे जो एक विराम लग गया। यानी अब जो चीजें हो रही हैं वो साफ साफ लाइन ऑफ एक्शन जो है इंडिया का तैयार हो रहा है। तीसरा, लालू प्रसाद यादव जो है उनका भी 2 घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो छोटा सा जारी किया है, और एक उसके साथ में लिखा है उन्होंने कि अपने अपने ईगो को भूल जाना है। इंडिया के मायने है कि हम सभी देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर देश से गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हटाएं, किसानों की माली हालत को सुधारें। हमारा फर्ज है कि देश की एकता, अखंडता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ मिलकर लड़ें। इन तीनों चीजों से राजीव जी साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव साफ तौर पे इस इंडिया गठबंधन के ऊपर देखा जा रहा है, और राहुल गांधी एक चुंबक की तरीके से तमाम विपक्षी दलों को आकर्षित कर रहे हैं। अब ये तय भले ही ना हो कि राहुल गांधी लीड करेंगे या नहीं करेंगे, या कौन लीड करेगा कौन नहीं, वो तो आपस में तय करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इसके केंद्र बिंदु जो है वो राहुल गांधी है। और एक तरीके से कहा जाए कि इस इंडिया गठबंधन का जो सामने फेस है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, वो फेस इसका राहुल गांधी है। बाकी अब सबकी रणनीति होगी, किस तरीके से चुनाव में जाना है, किस तरीके से शेयरिंग होनी है, क्या होना है, वो सारी चीजें होंगी, सब इसमें तय हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है,
और ज्यादा गहरा गया है निश्चित तौर पे। और कल के बाद जो मुझे लगता है ये संकट में बढ़ोतरी होगी और हो सकता है कि कॉल ऑफ एक्शन जो है कोई जो है कल वहां से निकल करके भी आए कि किस तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है जनता के बीच ये गठबंधन जो है एकजुट होकर के जाएगा। अब अगर सड़कों पर उतरने की बारी आएगी राजीव जी इस गठबंधन के, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां और ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके से फाइनेंशियल एक्सप्रेस और द गार्जियन की रिपोर्ट आई है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरद हस्त जो है वो इस मामले में प्राप्त है, वो इस तरीके से इशारा हो रहा है। और राहुल गांधी ने भी जो सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है कि ये बड़े गंभीर आर्थिक अपराधों की तरफ इशारा ये रिपोर्ट्स कर रही हैं और इससे भी जो है हलचल मची है। तो यानी इंडिया के हाथ में जो कहा जाए कि हर तरफ से लड्डू हैं और प्रधानमंत्री के हाथ से जो है समय वो रेत के तरीके से फिसल रहा है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है गंभीर चुनौतियां है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सामने पैदा होने के बाद जो इंडिया गठबंधन एक मजबूती के साथ जो है वो देश की राजनीति में दिखाई पड़ेगा। राजीव, एक मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ कल से हम और देखेंगे, लेकिन कल से जो क्या कुछ होने जा रहा है? कल तो सुबह 10 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो उनको अपने लोगों का विमोचन करना है, वो उसका सामने ला देंगे उसको कि ये हमारा लोगो रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि संयोजक, कि अब काम बहुत तेजी के साथ शुरू होना है, तो एक जो है सचिवालय होना चाहिए इंडिया गठबंधन का, एक सेक्रेटरीट होना चाहिए जहाँ पे तमाम चीज़ें हों, विधिवत रूप से हों। अभी तो ये हो रहा था कि एक राज्य में बैठक हुई, उसी बैठक में दूसरे किसी पार्टी ने कहा कि अगला सम्मेलन हम अपने यहाँ करा देंगे और फिर उसके बाद तीसरा करा लिया। लेकिन अब ये फैसले जो हैं एक संयोजक या एक जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी वो करेगी। तो 2-3 बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। एक मीडिया से बात करने के लिए आप देख रहे हैं कि इस वक्त मीडिया सबसे ज़्यादा घबराई हुई भी है और मीडिया सबसे ज़्यादा फेंक भी रही है। उसके सामने कैच कौन कर रहा है? कैच करने के लिए कोई नहीं है, वो सिर्फ फेंक रही है। ये वन तरफा है ये। तो समस्या उसकी ये हो गई है कि वो क्या करे। एक तरफ वो खुद अपनी आंखों से राहुल गांधी जब अदानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंद किए तो कोई भी हड़बड़ाहट नहीं दिखी मीडिया में। क्यों दिखेगी भाई? कौन बोलेगा कि राहुल ने अडानी के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए और इतनी मजबूती से लगाए? आप देखिए कि आज राहुल की जो परफॉर्मेंस थी वो सुपर थी। राहुल आज अपनी पूरी फॉर्म में थे और पूरी फॉर्म में आदमी जब होता है जब उसके पास कुछ होता है। तो आज राहुल के पास 2 अखबार, इंटरनेशनल सबसे बड़े अखबार में उन बात की पुष्टि करी जो राहुल कहते रहे हैं। ये राहुल की जीत थी ना। उन दोनों अखबारों ने क्या कहा? वही तो कहा कि जो राहुल इतने दिनों से लगातार कह रहे हैं, और राहुल ने ये कहा कि इसी की वजह से तो मुझे इन्होंने लोकसभा से निकाला था। तो लोकसभा से निकाल दिया था, उस बात की पुष्टि। और राहुल ने यह भी कहा कि उन अखबारों ने लिखा है कि उनके पास सबूत है इस बात के। और जो आप बता रहे थे अभी कि अडानी ने खंडन किया, अडानी के खंडन के बाद राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मतलब कि अडानी के खंडन को राहुल ने गंभीरता से नहीं लिया। तो कल का दिन जो आप कह रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो सारी चीज़ें होंगी उसमें। वो 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हम सबको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें क्या क्या फैसले हुए हैं। लेकिन वो फैसले, जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा, कि उन सबका एक अपना अलग किस्म का महत्व है। एकेडमिक किस्म का महत्व है, ढांचागत महत्व है, व्यवस्था या गठबंधन चलाने के लिए महत्व है। लेकिन सबसे बड़ा महत्व सिर्फ 2 चीज़ों का है। एक ये कि राहुल का कॉन्फिडेंस और इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस कहाँ तक पहुंचा। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आत्मविश्वास था वो कहाँ तक नीचे आया। देखिए, एक जो अभी 9 साल से क्या हो रहा था, मोदी जी पिच तैयार करते थे, मोदी जी एजेंडा सेट करते थे और सारे विपक्षी दल उस पर खेलते थे। आज स्थिति बदल गई है। आज राहुल और इंडिया गठबंधन जो है वो एजेंडा सेट कर रहा है और मोदी जी उस पर आ रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? ये वो राजनीति है जो इंदिरा गांधी करती थी। इंदिरा गांधी ने हमेशा एजेंडा सेट किया और कभी विपक्ष को मौका नहीं दिया कि वो अपना एजेंडा सेट कर सके। उदाहरण के तौर पे हम हमेशा कहते थे कि इंदिरा जी आपसे कभी नहीं पूछती थी कि आप चाय लेंगे या ठंडा। वो
वास्तव में ऐसा नहीं था। ये हम मतलब बहुत अच्छी मेहमान नवाज थी, वो बहुत ग्रेट होस्ट थी वो, लेकिन हम उसके उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि वो आपको इन सब चीजों के लिए मौका नहीं देती थी। उन्होंने कहा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सारे लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोध में आ गए। उन्होंने कहा राजाओं का प्रिविलेज खत्म, लोग राजाओं के समर्थन में आ गए। जब लोग राजाओं के समर्थन में आए, विपक्ष राजाओं के समर्थन में आया, तो जनता अपने आप इंदिरा गांधी के समर्थन में आ गई। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करी, श्वेत क्रांति भी उन्होंने करी, बांग्लादेश भी उन्होंने आजाद कराया। तो ये एजेंडा सेट करने की बात होती है। अब कांग्रेस एजेंडा सेट करने लगी है, इंडिया गठबंधन एजेंडा सेट करने लगी है, और उस एजेंडे को तोड़ने के लिए मोदी जी इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि एक संसद का सत्र बुला लेते हैं। अब उससे ये एक बात और बता दें हम कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात ये मोदी जी की नई नहीं है, ये अडवाणी जी कहा करते थे, ये भी पुरानी बात है। अडवाणी जी से लिया, अडवाणी जी ने इसके लिए बहुत कैंपेन किया और वो कभी करा नहीं पाए, और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करवा लीजिए। हम तो एक पत्रकार हैं और पत्रकार की हैसियत से कहते हैं इंडिया गठबंधन क्या कहेगा वो जाने, उनकी मीटिंग हो रही है, हम कहते हैं करवा लीजिए। क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। जो धरातल पे स्थिति है वो वही रहेगी। अगर लोगों ने मन बना लिया है कि उन्हें मोदी जी को हटाना है, इंडिया गठबंधन को लाना है, तो वही होगा। आप चाहे नवंबर दिसंबर में चुनाव करवा लीजिए, चाहे आप मार्च अप्रैल में चुनाव करवा लीजिए, चाहे एक साथ चुनाव करवा लीजिए, चाहे नहीं करवाइए, किसी भी चीज से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चीजें सेट हो गई हैं, चीजें सेट हो चुकी हैं। क्या आपको भी लगता है प्रशांत जी कि अब बहुत कुछ सेट हो चुका है, अब सिर्फ चुनावी बारी जो है, मतलब चुनाव का समय आना और उसके बाद में जो परिस्थितियां हैं, जैसे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी कह रहे थे कि 20-25% या 27% से ज्यादा लोग वोट नहीं देने वाले मोदी जी को, यानी बीजेपी को। देखिए, सबसे बड़ा संकेत क्या होता है कि जब कोई सत्ता किसी से जाने वाली होती है, वो एक इको चैम्बर के अंदर, एक कोठरी के अंदर घिर जाता है। याद कीजिए इंदिरा गांधी, आर.के. धवन, माखनलाल मोतेदार, यशपाल कपूर, याद कीजिए राजीव गांधी, अरुण नेहरू, अरुण सिंह, ये मतलब एक कोठरी बन जाती थी। यही स्थिति इस वक्त मोदी साहब की है, और जिनका लोकतंत्र पे विश्वास कम होता है वो कभी भी इतिहास से सबक नहीं लेते। उनको लगता है कि वो 500 साल जिएंगे और 500 साल सत्ता में रहेंगे। अब आप देखिए कि वो एक सिंडिकेट है ब्यूरोक्रेट्स का जो रिटायर नहीं हो रहे। उसके बाद उद्योगपतियों से आपकी किसी से केवल एक या दो उद्योगपतियों से आपका संपर्क है। यानी मोदी साहब के फैसले अब कलेक्टिव या कोई पॉलिटिकल विजडम या एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम के साथ नहीं आ रहे हैं। वो फैसले पैनिक रिएक्शन है। जो राहुल गांधी बात कर रहे हो, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक फैसले नहीं है, रणनीतिक फैसले नहीं है, वो फैसले तजुर्बेकार पॉलिटिशियंस के नहीं है। कौन लोग इर्द गिर्द हैं बीजेपी में मोदी साहब के? स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, ये लोग हैं। गडकरी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, तमाम सारे ऐसे जो लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं जिन्होंने दशकों राजनीति देखी है। वो इन फैसलों में आपको मोदी जी के इर्द गिर्द नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो लोग जो कि कम तजुर्बेकार हैं, जो जिनका काम प्रतिक्रिया देना है मीडिया में, वो लोग हैं। तो उनसे आप नहीं तवक्को कर सकते कि वो बड़े कोई बहुत ही विजडम वाले, कोई बड़े सब्र वाले फैसले करेंगे, और वही दिखाई दे रहा है उनके पैनिक रिएक्शन में। तो ये जो संकेत हम देख रहे हैं पिछली राजनीति से, वो ये है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी है, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, 20,000 करोड़ का मामला है। किसका है वो पैसा? किसका है वो? कैसे यहाँ से गया पैसा, वापस किससे आया? ये अडानी के शेल कंपनियों का उसमें क्या रोल है? ये जांच के विषय हैं, और ये 20,000 करोड़ रुपए का ही सवाल है। और इसीलिए ये बार बार आप देखिएगा कि ये रिपोर्ट आ रही है। कौन है वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं लोग? बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। एक ये
कंसोर्टियम है ऑर्गेनाइज क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम को देखने वाला। FATF का रिव्यू चल रहा है, नवंबर तक चलेगा। ये तमाम चीज़ें एक साथ कैसे हो रही हैं? कैसे हो रहा है कि राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं लद्दाख में और बयान दे रहे हैं और मोदी साहब उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। और अभी G20 का सम्मेलन है, कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कि वो नहीं आते हैं तो पुतिन भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर G20 का सम्मेलन का आधा तो जिसको कहें कि पॉम्प एंड शो या उसकी महत्व वो कम हो जाता है। तो इसलिए मोदी जी के लगता है कि कंट्रोल में कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा लालू प्रसाद यादव ने जो बात आज अभी कह भी रहे थे, अमलेंदु उपाध्याय जी बता रहे थे, जरा लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है जरा सुना दीजिए। और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें अदानी को लेकर राहुल गांधी ने जो बात कही है वो भी एक बार रिपीट करेंगे, लेकिन पहले लालू प्रसाद यादव को सुनते हैं। इंडिया का मायना है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने युवकों को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। तो सुन रहे थे आप लालू प्रसाद यादव को भी आप सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है वो गठबंधन किस लिए है और उसको लेकर के वो विस्तार से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इसके बाद या कहें तो इससे पहले जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पहले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुबह सुबह ये एक विस्फोटक खबर आई अदानी को लेकर के जो अखबारों में छपी है। उसके बाद राहुल गांधी ने जो आज शाम को 5:15 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही है अदानी को लेकर के वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उस पर हम चर्चा लगातार पिछले 2 घंटे से कर रहे हैं। जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी तब भी हमने की थी और इस दौरान भी अभी जब न्यूज पॉइंट में हम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन सुनिए एक बार फिर से कि राहुल गांधी कह क्या रहे थे अदानी के ऊपर, सुनिए। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। थैंक यू। जेपीसी इन्वेस्टिगेशन की बात यहां राहुल गांधी और खासकर सबसे बड़ी चीज की अदानी के मामले पे लगातार आप जान ही रहे हैं कि जेपीसी अदानी का ये 20,000 करोड़ किसके हैं, ये सारी बातें खासकर बजट सत्र में आपने सुनी होगी जब पार्लियामेंट में ये आवाज गूंज रही थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ आपने देखा, राहुल गांधी को सजा हो गई, राहुल गांधी की सांसदी चली गई, फिर राहुल गांधी 3 महीने बाद फिर से अपनी सांसदी को वापस पाते हैं। ये सारी कहानियां आप लोग देख चुके हैं। लेकिन अब जो कुछ आगे चल रहा है उसमें अदानी का पीछा राहुल गांधी नहीं छोड़ रहे हैं, या कहें तो अदानी की जो खुद की किस्मत है वो कहीं ना कहीं एक दूसरी दिशा में दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे अदानी को लेकर के चर्चा हो रही है।
और कहीं ना कहीं इधर से उधर से खबरें आ रही अदानी को लेकर के। इसीलिए यहाँ पर सवाल उठता है कि अदानी का मामला जो है आखिर इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है, और जब अदानी की बात आती है तो फिर ईडी की भी बात आती है। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। ईडी, संजय मिश्रा, हम सब ने इस पर चर्चा की थी स्वामी जी, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि अब सीआईओ के गठन की भी बात हो रही थी। तो क्या कहीं ना कहीं जो संसद का जो विशेष सत्र आ रहा है उसमें ये भी देखने को कयास जब लग ही रही है, कयास की बात ही हम कर रहे हैं, स्पेकुलेशन की बात हम कर रहे हैं, तो क्या संजय मिश्रा वाली बात भी यहाँ आ सकती है? देखिए, उसके लिए मेरे ख्याल से तो संसद सत्र बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर सकते हैं, बाद में उसका अप्रूवल जैसे हो ले सकते हैं। देखिए, असली मुद्दा ये है, मैं इसमें राहुल गांधी जी जो ने कहा कि जेपीसी होनी चाहिए, अब मैं उससे सहमत नहीं। अब तो इनको कस्टडी में लेके ईडी जैसे बाकी लोगों को कस्टडी में लेती थी, अनिल देशमुख को लिया था, संजय राउत को लिया था, अब तो कस्टडी में लेके गौतम अडानी को इंट्रोगेशन करना चाहिए। क्योंकि जब विदेशी पत्रिकाएं और विदेशी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आरोप लगा रही हैं तो बिना कस्टडी में लिए तो काम होगा नहीं। अब जेपीसी तो जब तक नई सरकार आ जाएगी, फिर इंडिया की गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर जेपीसी की क्या आवश्यकता है? तब तो ईडी वैसे ही कस्टडी में ले लेगी और पूछताछ कर लेगी। देखिए राजीव जी, प्रश्न ये है, अगर यही आरोप किसी छोटे मोटे आदमी पे लगा होता, अगर ये आरोप किसी पे भी लगा होता गौतम अडानी के अलावा, तो ईडी की कार्यप्रणाली क्या होती? जब छोटे छोटे केस में आप उसको कस्टडी में ले लेते हैं और बार बार कोर्ट से कहते हैं नहीं साहब इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, हमें और कस्टडी की जरूरत है, अभी जुडिशियल कस्टडी चाहिए, पुलिस कस्टडी चाहिए, और 1.5-2 साल निकाल देते हैं और उसके बाद कोर्ट कहता है कोई इसमें आरोप नहीं बनता। तो यहाँ पे अब जेपीसी की बात तो अगली गवर्नमेंट करे। अब तो तुरंत ये, अब मेरे ख्याल से मोदी जी शायद करेंगे, क्योंकि मोदी जी ये लांछन अपने ऊपर लेना नहीं चाहेंगे, जितनी भी अच्छी दोस्ती हो, बाकी जो भी रिश्ते हो। लेकिन राहुल गांधी एक प्रश्न और पूछ रहे हैं राजीव जी, बड़ा गूढ़ प्रश्न है वो, ये पैसा है किसका? जो मैंने पहले भी चर्चा में कहा, 3-4 महीने पहले कहा था, ये पैसा राजनीतिज्ञों का है। गौरानी का पैसा कम है, राजनीतिज्ञों का पैसा है। जितना भी इन्होंने नोटबंदी से और तालाबंदी से और जितना भी पीएम केयर फंड से और इधर उधर से चुनावी बॉन्ड से पैसा जमा किया है, वो सारा पैसा शेयर मार्केट में राउंड ट्रिपिंग करके आया है, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आया है। इसलिए माननीय मोदी जी जो देश के बड़े प्रतिष्ठित और बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गौतम अडानी के खिलाफ ये ईडी से कहेंगे, संजय मिश्रा जी से कहेंगे कि गौतम अडानी को कस्टडी में लें और उनके भाई विनोद अडानी को भी विदेश से बुला के कस्टडी में लें, उनसे पूछताछ। और जो चीनी वो नागरिक है जिसके माध्यम से सारे पैसे का हेर फेर किया गया है, हमसे तो कहते हैं चीनी लड़ियां मत खरीदिए दिवाली में, हम तो चीनी लड़ियां नहीं खरीदते, हम तो दिए जलाते हैं। और यहाँ हम चीनी लड़ियां नहीं खरीदते और वहां एक चीनी नागरिक लाखों करोड़ों का घपला कर रहा है और वो अडानी जी का बड़ा अच्छा दोस्त है। तो हम तो चीनी से, और यहाँ आयात बढ़ता जा रहा है और चीनी नागरिक सारे देश के अंदर हेरा फेरी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी आशा है कल या परसों में मोदी जी गौतम अडानी, विनोद अडानी को कस्टडी में लिखवा के ईडी से, संजय मिश्रा से कहेंगे इनको डंडे लगाओ, इनसे पूछो कि ये क्या हेरफेर इन्होंने किया है। ऐसा लगता है आपको कि ऐसा होगा? नहीं, होना चाहिए। अब होगा कि नहीं होगा, मेरे को बहुत ज्यादा गुजरात में रहा नहीं, मुझे वहां की साइकोलॉजी वर्किंग की क्या होती है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की मुझे साइकोलॉजी पता है, तो किसी भी राजा को अगर इतने आरोप लग रहे हैं तो ये कहना चाहिए इनको जुडिशियल कस्टडी में लो, पुलिस कस्टडी में लो, ईडी की कस्टडी में लो और पूरी पूछताछ करो। अगर ये पाक दामन साफ निकलते हैं, जितनी भी विदेशी एजेंसीज ने आरोप लगाए हैं उन सबके खिलाफ केस फाइल करो, इंटरनेशनल कोर्ट्स में लड़ो। और अगर उन लोगों ने बात सही की है, गौतम अडानी को 15-20 साल के लिए जेल भेज। जी, हो सकता है। अब देखिए कैसे समय गतिशील है, परिवर्तनशील है कि बात यहाँ मुंबई में बैठक हो रही है, इंडिया अलायंस में आगे कौन समन्वयक होगा, कोऑर्डिनेटर कौन होगा, कौन ऑफिस बियरर होगा, कहाँ ऑफिस, कौन सा लोगो, आगे की रणनीतियां, इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए यहाँ आए। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि परिस्थिति कैसी बदल गई। आज सुबह से चर्चा कुछ और होने लगी, चर्चा अडानी की होने लगी। तो इसलिए जरा ये जो चर्चा अडानी की हो रही है, और राहुल गांधी के लिए तो बहुत अच्छा है ये।
बिल्कुल। देखिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैं वीपी सिंह के साथ जब वो जन मोर्चा बना रहे थे, मैं उनके साथ ट्रेवल कर रहा था और मैंने वीपी सिंह से लखनऊ में कहा कि ये विदेशी तोप है, कमीशन है, स्विस बैंक अकाउंट है, इसको कौन समझेगा। तो वीपी सिंह ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। और जब मैं गया उनके साथ लखनऊ से मुसाफिर खाना तक, अमेठी के पास है, तो गांव में मैंने देखा कि लोगों ने लोकगीत बना दिए थे बोफोर्स के ऊपर। तो इसी तरीके से देखिएगा कि अडानी का मामला, आप याद कीजिए कि सतपाल मलिक जब इंटरव्यू दे रहे थे मुझे, तो वो कह रहे थे कि गांव गांव तक चला गया। किसान आंदोलन में हम लोग जाते थे, आप भी जाते थे। अभी हम लोग कर्नाटक के इलेक्शन में थे और हम देख रहे थे कि अडानी का नाम पूरे भारत में गांव गांव तक जा चुका है। ये मोदी साहब को बहुत मुश्किल में डालेगा। दूसरी बात कि देखिए, आप याद कीजिए कि आरएसएस ने पिछले कोई साल भर से मोदी साहब को रेस्क्यू करना बंद कर दिया है। वो अब उनके डिफेंस में नहीं आते। आरएसएस ने कहा, अपने ऑर्गेनाइजर में लिखा कि अब मोदी मैजिक पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो कोलिशन पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं और आनन फानन में कोलिशन पॉलिटिक्स की कोशिश की गई, बूमरैंग कर गया, फ्लॉप हो गया। मोदी और अमित शाह की बीजेपी वाजपेयी वाला एनडीए नहीं बना सकती। ये इनकी लिमिटेशन है। कोई इनके साथ नहीं जुड़ेगा। भले ही वो बिल पास कराने के लिए बीजेडी साथ में दे दे, भले ही बिल पास कराने के लिए वाईआरसीपी कांग्रेस आ जाए, लेकिन इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे संभव नहीं है। तो इसलिए आरएसएस को मालूम है। तो ये एक मुश्किल है, इनके सामने चैलेंज है कि कोलिशन पॉलिटिक्स में वो मुकाबला इंडिया गठबंधन का कैसा करेंगे, जब हमारे पीछे कमरे में 11 मुख्यमंत्री और 3 नेशनल पार्टियां बैठी हुई हैं। और दूसरी बात कि देखिए, मोदी जी एक बहुत ही आइडियल एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, जिसको कहते हैं लैब कंडीशंस में। मीडिया साथ हो, कॉर्पोरेट साथ हो, सब कुछ साथ हो, तब वो चलता है उनका काम। अब आप देखिए, अडानी के मामले में एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अडानी को रेस्क्यू नहीं किया। कोई अडानी के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, न फिक्की, न सीआईआई, न दूसरे लोग। आपके चहेते अंबानी परिवार भी नहीं आया उनके पक्ष में। हालांकि राइवलरी होगी, बिजनेस राइवलरी, लेकिन कोई भी नहीं आया। बहुत सारे उद्योगपति ट्वीट करते हैं, बहुत सारे उद्योगपति मोदी जी के बारे में अच्छा लिखते हैं, लेकिन अडानी जी मुश्किल में पड़े तो कोई भी नहीं आया साथ में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत एक घेरे में घिर गए हैं और उनके जो फैसले हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो फैसले उस कोटरी से आ रहे हैं। वो फैसले कोई स्ट्रेटेजिक फैसले नहीं है और ये पॉलिटिकली कोई बहुत पे ऑफ करेंगे, बहुत डिविडेंड देंगे, मुझे लगता नहीं है। ये बहुत कुछ अभी होना बाकी है। कल है मीटिंग और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो इसी होटल में, ग्रैंड हयात होटल मुंबई का, और इसी होटल में अभी डिनर पार्टी हो रही है। डिनर होस्ट किया है उद्धव ठाकरे ने और इस डिनर डिप्लोमेसी जो है वहां से कल की जो चर्चा होगी, दिन भर की चर्चा, वो कुछ न कुछ उसका एजेंडा सेट हो रहा है। और उससे पहले फोटो अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी पत्रकारों के लिए, खासकर फोटोग्राफर्स के लिए, फोटो ऑप, और उसमें भी फोटो ऑप के बाद में फिर डिनर, और डिनर में कल का एजेंडा तय होगा। तो अभी तक ये चीजें बाहर निकल के आ रही हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि ये लगातार, जरा दिखाइए, ये लगातार आप देख रहे हैं, ये गेट है होटल का और वहाँ गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है, वीआईपीज का आना जाना। और ये पहला राज्य है जहां ये तीसरी बैठक हो रही है जिस राज्य में बीजेपी का शासन है, महायुति सरकार है कहते हैं, जिसमें से आधी एनसीपी के लोग हैं और आधे लोग जो हैं वो शिवसेना के हैं, और साथ में बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं। शिंदे साहब बगावत करके जा चुके हैं और मुख्यमंत्री हैं, और बगावत करके उधर अजित पवार भी जा चुके हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री के साथ ये राज्य, और इस राज्य में यहाँ शरद पवार, उद्धव ठाकरे,
नाना पटोले, ये तीन प्रमुख रूप से हर मंच पे दिखाई देते हैं। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और ऐसे तमाम नेता, ममता बनर्जी, सब यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी छत के नीचे ये अभी डिनर कर